लेक्चर में हमने उत्तराखंड के इतिहास में देखा था कि परमार वंश की नींव कैसे पड़ी है, क्योंकि परमार वंश की जो नींव पड़ी थी वो कनकपाल ने रखी थी। कनकपाल जो कि गुजरात की धार नगरी से आता है और चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप की बेटी से शादी करता है और वहां पर परमार वंश की नींव रखता है। कनकपाल के बाद देखा हमने सोनपाल, हमने अनंतपाल का धारशिला अभिलेख के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। और सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम था अजयपाल, जो कि परमार वंश में 37वां राजा था, जिसने केंद्रीय सेना रखने की परंपरा प्रारंभ की, जिसने 52 गढ़ों को जीत के गढ़वाल पूरा नाम रखा। अजयपाल से पहले के शासक गणपति कहलाते थे। अजयपाल को गढ़पाल कहा गया, उसको नेपोलियन बोला गया, उसको अशोक बोला गया, उसको एक छत्र सम्राट बोला गया और अजयपाल को ही सामरिक ग्रंथ में आदिनाथ भी बोला गया है। ठीक है, तो बड़ा ही महान शासक है। वहां पे हमने कप्पू चौहान और अजयपाल की लड़ाई के बारे में बात की थी। हमने देखा था कीर्ति चंद ने भी आक्रमण किया था अजयपाल पे। उसके आगे के जो शासक है, जो कि हम इम्पोर्टेंट शासक है अजयपाल के बाद 37वें नंबर के बाद बहुत सारे शासक आए, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो शासक महत्वपूर्ण है उसका नाम है 42वें नंबर का राजा सहजपाल। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में सहजपाल का कौन सा नंबर परमार शासक में, तो 42वें नंबर का। इस सहजपाल को बोला गया है प्रजा को सुख देने वाला राजा। तो परमार वंश में किस राजा को प्रजा को सुख देने वाला राजा बोला गया है, तो उसका नाम है सहजपाल। अब याद कैसे करें भाई, सहजपाल जिसके साथ आप क्या रहेंगे, सहज रहेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे ना, वही तो आपको सुख देगा। तो सहजपाल कैसा शासक है, प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा गया है। अब देखते हैं इसका शासनकाल। इसका शासनकाल है 1547 से 1575। तो पूछा जा सकता है इसके समकालीन मुगल शासक कौन होगा। तो इसके समकालीन देखें तो आपको पता पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में अकबर के बीच में। तो अकबर तो 1526 से आ गया और कहां तक बैठा, 1605 तक। तो 1547 से 1575 के बीच में हम देखते कि अकबर का ही शासन है भाई, है ना। 1526 से 1605 और 1547 से 15, मतलब सहजपाल जो कि 42वें नंबर का राजा है परमार वंश में, किसके समकालीन है, अकबर। और अगर हम बात करें कि चंद वंश में किसके समकालीन है, तो भीष्म चंद, बालू कल्याण चंद और रुद्रचंद। अरे मेरा पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि रुद्रचंद किसके समकालीन है, अकबर में। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसके समकालीन है। इसको राजनीतिक चतुर राजा भी कहा जाता है, किसको, सहजपाल को। क्यों, क्योंकि अकबर के समय में जब कटेहर जो कि डाकू थे वो अटैक कर रहे थे, तो इसने कटेहरों को हराने में मदद की थी। तो अकबर से इसकी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए इसको राजनीतिक चतुर राजा कहते हैं, नहीं तो अकबर भी इस पर आक्रमण करता। और ये मिलता है कि देखो अकबर के रसोई घर में जो जल यूज होता था भोजन में, वो गंगा का जल इस्तेमाल होता था। ठीक है, गंगा का जल इस्तेमाल होता था। तो इसलिए ही अकबर ने अजयपाल के समय में एक अन्वेषण दल भेजा था जो गंगा के स्रोत को पता लगाए। तो किसके समय में अकबर ने एक अन्वेषण दल भेजा था, तो उसका नाम क्या है, सहजपाल। तो सहजपाल के समय में अकबर ने एक अन्वेषण दल भेजा था। ठीक है, तो हमने देखा 42वें नंबर का राजा सहजपाल था। 42वें नंबर के बाद 43वां जो राजा है परमार वंश में, उसका नाम है बलभद्र शाह और इसका शासनकाल है 1575 से 1591। तो हम देखेंगे भाई इसके समकालीन राजा कौन है। समकालीन किस पेपर में समकालीन किसके बारे में पूछेंगे, पहले आप ये समझिए। अगर दोनों के मध्य युद्ध हुआ है या कोई संधि हुई है तभी समकालीन राजा पूछा जाता है। तो बलभद्र शाह जो कि 43वें नंबर का राजा है, इसके समकालीन जो शासक है कुमाऊं में, उसका नाम है रुद्रचंद और बलभद्र शाह। ठीक है, तो आप देखो इससे पहले कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि ली है, पर वैधानिक रूप से जो शाह की उपाधि मिली है वो बलभद्र शाह को मिली है। तो भाई पहली बार वैधानिक रूप से शाह की उपाधि किस परमार शासक ने ली है, तो उसका नाम क्या है, बलभद्र शाह। और इसे शाह की उपाधि किसने दी थी, बहलोल लोधी ने। अगर पूछा जाए पेपर में कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी, तो किसने दी है, बहलोल लोधी ने। इसी के समय में राजदूत भेजने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो किस परमार शासक के कार्यकाल में राजदूत भेजने की परंपरा शुरुआत हुई, तो उसका नाम क्या है, बलभद्र शाह। दूसरा,
देखिए फिर क्या होता है कि रुद्रचंद और सुकाल देव के बीच में हो जाती है संधि और ये आक्रमण करते हैं बलभद्र शाह पर 1581 ईस्वी में। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालदम का युद्ध। तो ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था ग्वालदम का युद्ध, ठीक है। और इसमें बलभद्र शाह हार जाता है। इस युद्ध के बाद ही ये बहादुर शाह की उपाधि भी लेता है। कौन लेता है? बलभद्र शाह किसकी उपाधि लेता है? बहादुर शाह की उपाधि लेता है। कौन? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह को इसको एक और उपाधि दी गई है, भीमसेन। कौन सी उपाधि दी गई है? भीमसेन। कौन सी उपाधि दी गई है? भीमसेन दी गई है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार कोई दरवाजा होता है, उसके साथ के जो सैनिक होते हैं वो उठा नहीं पाते। 10-20 सैनिक मिलकर जिस दरवाजे को नहीं उठा पाते, ये अकेला उठा देता है। इसलिए बलभद्र शाह को परमार वंश में भीमसेन भी कहा जाता है। इसकी तुलना किससे की गई है? भीम से की गई है। तो हमने अभी तक देखा परमार वंश में आपके जो शासक थे, जिसमें हमने बात करी थी अभी तक। उसके बाद जो अगला शासक है उसका नाम है मानशाह। क्या नाम है? मानशाह। और मानशाह का समय कितना है? 1591 से 1611 तक। इसके समकालीन, क्योंकि इसका शासनकाल आपको दिख रहा है 1591 से 1611, तो इसके समकालीन अगर मुगल शासक देखें तो कौन होगा? अकबर और जहांगीर। वहीं कुमाऊं में कौन बैठा होगा? रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। मानशाह की तुलना दानवीर कर्ण और बलि से की जाती है। इसको दानवीर कर्ण भी बोला जाता है और बलि बोला, क्यों? काफी दानवीर था मानशाह, ठीक है। और इसने दापा पर आक्रमण किया। दापा मतलब तिब्बत पर आक्रमण कर वहां का राजा है काका वामोर, उसको हराता है और वहां से 1000 स्वर्ण कलश जीत के आता है और इसको गोरी मठ में स्थापित करता है, स्वर्ण कलश। कौन? मानशाह। इसने श्रीनगर में मानपुर नामक शहर की स्थापना करी। किसने? मानशाह ने। इसका एक राज कवि है जिसका नाम है भरत। उसने जहांगीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जहांगीर विनोद। इसने मानशाह के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मानोदय काव्य। विलियम फिंच जो कि एक विदेशी यात्री है, वो मानशाह के दरबार में आया था। पूछा जाता है कि विलियम फिंच किसके दरबार में आया था, किस परमाशा? तो कौन है? मानशाह। और इसने लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में कि मानशाह सोने के बर्तनों में खाना खाता था। तो मानशाह और किसने जाना? देखिए हमने कुमाऊं में जब हम चंद्रवंश पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक लक्ष्मी चंद के बारे में पढ़ा था विस्तृत रूप में। लक्ष्मी चंद जिसको क्या बोला जाता था? लपू विराली। ये श्यालगुंगा में छुपता था। मानशाह के समय में इसने 7 बार आक्रमण किया था मानशाह के ऊपर, लक्ष्मीचंद ने। तो ये प्रश्न में कि चंद शासक ने मानशाह पर 7 बार आक्रमण किया। लक्ष्मीचंद 8वीं बार में मानशाह के सेनापति खतड़वा को हरा देता है। तब से ये खतड़वा त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो मानशाह से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा बलभद्र शाह कौन से नंबर का राजा था? 43वें नंबर का राजा था। उसको क्या बोला जाता है? गढ़वाल का भीम। 44वें नंबर का राजा कौन है? इसी का पुत्र है बलभद्र शाह का, मानशाह। और मानशाह का एक पुत्र है जिसका नाम है श्यामशाह। और श्यामशाह कौन से नंबर का राजा है? 45वें नंबर का राजा है। और इसका शासनकाल देखेंगे 1611 से 1631। परमार वंश में श्यामशाह पहला ऐसा शासक है जो किसी मुगल से मिलेगा। किससे मिलता है? पहला परमार शासक जो किसी मुगल से मिला उसका नाम है श्यामशाह। और ये मिलता है आगरा में जहांगीर से। कहां मिलता है? आगरा में जहांगीर से मिलता है। और इसका वर्णन, इसका पता हमें कैसे पता चलता है? जो जहांगीर, जिसके बारे में देखो जहांगीर की जो आत्मकथा है, तुझको ए जहांगीरी, तुझे के जहांगीरी। और जहांगीर नामा से हमें श्यामशाह और जहांगीर आपस में मिले थे आगरा में, इसका वर्णन मिलता है। जहांगीर ने इसके समय में 1621 में हरिद्वार की यात्रा की थी। किसके समय में? श्यामशाह के समय में। श्यामशाह के राजगुरु का नाम है शंकरदेव। और शंकरदेव, देखिए होता क्या है कि श्यामशाह की 60 रानियां थी। कितनी रानियां थी भाई? 60 रानियां थी, ठीक। पर इसका एक भी पुत्र नहीं था। इसको संतान विहीन विलासी राजा की संज्ञा दी गई है। किसको? श्यामशाह को। 60 रानी होने के बाद भी जब भी इसका पुत्र नहीं होता है तो ये अपने राजगुरु जो है शंकरदेव, उनसे पूछता है भाई क्या समस्या है। तो इसके जो राजगुरु शंकरदेव ये बोलते हैं भाई तुम्हारे वास्तु शास्त्र में दिक्कत है, वास्तु दोष है तुम्हारे महल में। उनके कहने पे शंकरदेव एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। तो वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की? शंकरदेव ने। किसके शासनकाल में?
श्याम शाह के शासनकाल में। उसी समय जेसुइट धर्म के एंतानियो व मार्कविस ये तिब्बत की ओर जा रहे थे, और ये जब ये तिब्बत की ओर गया, तिब्बत की ओर से जब फिर वापस आए श्याम शाह के, ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा पुर्तगाली पादरी श्याम शाह के दरबार में आए थे। तो जेसुइट, जैसे कि मठ है ना, यहाँ पे हिंदू मठ होते हैं, वैसे यूरोप में जेसुइट के एक दल की स्थापना हुई थी जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक थे। उसमें एंड्रेडो व मार्कविस, ये किसके दरबार में आए थे? श्याम शाह के। और ये बोलते भाई जब श्याम शाह के यहाँ पहुंचे थे तो इसकी 60 रानियां सती हो रही थी श्याम शाह के दरबार में। तो पहली बार सती प्रथा अगर हम यहाँ देखते हैं गढ़वाल में, तो हमें किसके शासनकाल में मिली है भाई? वो श्याम शाह के शासनकाल में। इसको क्या बोला गया? संतान विहीन व विलासी राजा बोला गया। तो हमने देखा बलभद्र शाह, मान शाह 44वें नंबर का, 45 में श्याम शाह। श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं है, आपको पता है, क्योंकि भोग विलासी राजा है। तो इसके बाद इसका ही चाचा कौन बैठेगा? इसका चाचा कौन है? महीपति शाह। इसका चाचा कौन है? महीपति शाह। और महीपति शाह केशव राय मठ की स्थापना करेगा। महीपति शाह केशव राय की मठ की स्थापना करेगा। देखिए, श्याम शाह के जीवित रहते रहते महीपति शाह, जो कि इसका चाचा है, वो केशव राय मठ की स्थापना करेगा। तो केशव राय मठ की स्थापना किसने की है? महीपति शाह ने। शासनकाल क्या है? 1631 से 1634। तो श्याम शाह के बाद जो अगला उत्तराधिकारी शासक बना है, जो कि चाचा है श्याम शाह का, उसका नाम क्या है? महीपति शाह। अब महीपति शाह काफी ही रोचक राजा देखते हैं हम इसको, परमार वंश में बहुत ही शक्तिशाली राजा है। देखिए, महीपति शाह की खास बात क्या है कि ये ऐसा शासक है जो चारों ओर आक्रमण करेगा। कहां करेगा? चारों ओर आक्रमण करेगा महीपति शाह। ये करेगा सिरमौर राज्य पे भी आक्रमण करेगा, इधर दापा पर आक्रमण करेगा, इधर नीचे और दाइधर। तो चारों ओर आक्रमण करता है, इसलिए इसको गर्व भंजन की संख्या दी गई है। किसको दी गई है गर्व भंजन की संख्या? महीपति शाह को। किसको दी गई? महीपति शाह। और महीपति शाह जो है, इसके तीन सेनापति है। माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चारों ओर आक्रमण करेगा, दापा पे भी आक्रमण करेगा, सिरमौर पे भी आक्रमण, नीचे और दाएं बाएं इधर मुगलों से भी इसकी युद्ध होगा। और इस वक्त मुगल शासक कौन है महीपति शाह के समकालीन? शाहजहां। कौन है मुगल शासक इसके समकालीन? शाहजहां। किसके? महीपति शाह के। तो माधो सिंह भंडारी इसका दापा में, ये जो दापा युद्ध है इसमें सातक लोधी रिखोला इधर साइड से सिरमौर के सेनापति करेगा। ठीक है। तो जो लोधी रिखोला है, इसको बोला जाता है गढ़वाल का भड़ मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे बहुत ही शक्तिशाली, शारीरिक रूप से काफी लंबा चौड़ा था लोधी रिखोला, इसे भड़ कहा जाता है और इसे रिखोला की उपाधि दी थी। रिखोला मतलब गढ़वाल का रखवाला। ठीक। तो दापा राज्य में माधो सिंह भंडारी जाता है इसके साथ, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर सिरमौर के लिए जाता है लोधी रिखोला। ठीक है। तो बड़े शालीशाली सेनापति हैं। महीपति शाह भी काफी शक्तिशाली है। अभी इसी समय महीपति शाह के समय में इसकी कहानी मिलती है कि शाहजहां महीपति शाह के टाइम में इसका राज्याभिषेक हो रहा है। यहाँ पे शाहजहां का क्या हो रहा है भाई? देखो, राज्याभिषेक हो रहा है, तो सभी राजा आएंगे। अब सब राजा आएंगे तो आपको पता मुगल शासन में सिजदा और पेबोस की प्रथा चलती थी, मतलब आप घुटने में झुक के पैर हाथों को चूमते थे। तो भाई महीपति शाह तो ऐसा है नहीं झुकने वाला राजा, तो सारे राजा, सारे चंद शासक भी, जो चंद राजा है वो भी शाहजहां के दरबार में जाएंगे। परंतु महीपति शाह शाहजहां के राज्याभिषेक में जाने से मना कर देता है। इसीलिए मुगल लेखकों ने इसे अक्खड़ राजा की संज्ञा दी है। तो भाई अक्खड़ राजा की संज्ञा किसे दी है? महीपति शाह को दी है। शाहजहां के दरबार में झुकने से क्या कर देता भाई? मना कर देता। मोलाराम ने इसको क्या बोला है? मोलाराम ने इसे बोला है महाप्रचंड भुजदंड शासक कहा है। किसने? मोलाराम ने। किसको कहा है भाई? महीपति शाह को क्या बोला है? महाप्रचंड भुजदंड शासक बोला है। क्यों बोला है? देखो,
बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। ये भी शारीरिक रूप से काफी शक्तिशाली था महिपति शाह। 3 सेनापति मैंने बताया। दापा विजय के अभियान के दौरान जो सेनापति करेगा उसका नाम माधो सिंह भंडारी। सिरमौर आक्रमण के समय लोधी रिखोला। और माधो सिंह भंडारी को भी एक संज्ञा दी गई है गर्व भंजक की। किसकी? गर्व भंजक। तो गर्व भंजक उपाधि किसको दी है? माधो सिंह भंडारी। और यही माधो सिंह भंडारी जिसने किसका निर्माण किया था? मलेथा की गूल का निर्माण किया था। ठीक है। अब तो मैंने देखा महिपति शाह को क्या बोले, महाप्रचंड भुजदंडो अक्खड़ राजा। देखो भाई क्यों बोलते हैं इतना, ऐसा क्यों कहा? तो मैंने बताया चारों ओर अब विजय अभियान चलाएगा माधो से महिपति शाह। शाहजहां के अधीनता स्वीकार भी नहीं करेगा। इसी समय क्या होता है कि महिपति शाह के जो राज दरबारी हैं उसको माधो सिंह लोधी रिखोला के खिलाफ भड़काते हैं और महिपति शाह लोधी रिखोला की कर देता है हत्या। देखो, एक हत्या कर दी इसने अपने सेनापति, दूसरा ये नागा साधुओं की भी हत्या कर देता है। कौन? महिपति शाह। इस कारण इसको कोढ़ हो जाता है। इसे लगता है भाई मेरी गलती के कारण मुझे कोढ़ हो गया, तो लेप्रोसी हो गया, तो मैं इसका प्रायश्चित करने कहाँ जाऊं? तो भाई कोई बताता है कि आप भरत मंदिर में जाए, वहीं इसका प्रायश्चित संभव है। तो ये भरत मंदिर में बैठा है और कहते हैं कि जब इसने मंदिरों की ओर बैठा था तो इसे ऐसा लगा जैसे कि मंदिर की सारी मूर्तियां इसकी ओर घूर रही हैं। इसको ऐसा लगा ये मंदिर की मूर्तियां मेरी, जो मैंने गलत काम किया उसकी वजह से मुझे घूर रही। तो इनने मूर्तियों की क्या निकलवा ली? आंखें निकलवा ली। भाई देखो, अब 3 पाप कर दे। एक तो इसने अपने स्वामी भक्त सेनापति की हत्या कर दी जिसका नाम क्या है? लोधी रिखोला। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया? नागा साधुओं की हत्या कर दी। क्या कर दी? नागा साधुओं की क्या कर दी? हत्या कर दी। तीसरा इसने क्या किया? मंदिर से क्या निकाल ली? मंदिर में क्या निकाल ली? आंखें निकाल ली। ठीक है, आंखें भी निकाल। अब तो और बड़ा भाव, अपराचित कैसे किया जाए? तब ये किसी सन्यासी से मिलता, भाई इसका क्या प्रायश्चित है आप बताइए ब्राह्मण देवता। तो वो कहता है या तो तू सोना पिघला के पी ले या फिर तू लड़ते लड़ते युद्ध में मर जा। तो ये कहता है कि भाई काफी वीर होता है तो ये झुक तो सकता नहीं महिपति शाह, तो ये युद्ध करता। अब ये किससे युद्ध करेगा? जरा ध्यान देने वाली बात है। आपको पता, मैंने जैसे चंद शासकों के बारे में बता रहा था तो मैंने एक राजा के बारे में बात की थी, तिरमल चंद। किसके बारे में बात करी थी? तिरमल चंद। तो पहला कुमाऊं का ये राजा है जिसको कौन संरक्षण प्रदान करता है? श्याम शाह। श्याम शाह तिरमल चंद को क्या देता है? संरक्षण। ठीक है। तो अब ये महिपति शाह तिरमल चंद से बोलता है कि अपन दोनों क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो तिरमल चंद क्या बोलता है महिपति शाह से? भाई मैं तो युद्ध करूंगा नहीं तुझसे। तो महिपति शाह कहता है युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और महिपति शाह और तिरमल चंद के मध्य होता है युद्ध, जिसमें महिपति शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महिपति शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक प्रथा भी चलाई थी महिपति शाह ने जिसको बोला जाता है रोटी सूची की प्रथा। क्या? रोटी सूची की प्रथा। ये किसने चलाई भाई? महिपति शाह ने चलाई। क्या है रोटी सूची की प्रथा? तिब्बत अभियान के दौरान जो सरोला ब्राह्मण, देखो गढ़वाल में जो खाना बनाने का काम करते हैं वो सरोला ब्राह्मण करते हैं। कौन करते हैं? सरोला ब्राह्मण करते हैं। ठीक है। तो तिब्बत, और ये जब खाना बनाया जाएगा तो गढ़वाल में ये बात का ध्यान रखा जाता है कि खाना अशुद्ध ना हो। तो जो ब्राह्मण खाना बनाता था वो शरीर पे केवल सूती की एक धोती पहनता था, कोई भी कपड़ा पहन के नहीं जा सकता, नहीं तो खाना अशुद्ध हो जाएगा। तो क्योंकि तिब्बत में मौसम है ठंडा, आपको पता है। अभी सरोला ब्राह्मण जब जाते हैं वहां पे और वो वही धोती में खाना बनाते हैं तो उस ठंडी की वजह से सरोला ब्राह्मणों की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो महिपति शाह कहता है कि भाई ऐसा है कि अब राजपूत भी क्या बना सकते हैं? रोटी बना सकते हैं। तो इसी प्रथा को क्या बोला गया? रोटी सूची की प्रथा। तो भाई क्योंकि अब तो वहां पे इतने ज्यादा सरोला ब्राह्मण मर रहे थे तो भाई अब क्या किया जाए? तो राजपूत भी अपने लिए खाना रोटी बना सकता है, पर भात आज भी गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण ही बनाते हैं। तो इसलिए इस प्रथा को बोला गया रोटी सूची। भाई शुद्धता ना, सूची मतलब शुद्धता। तो रोटी, शुद्ध रोटी की प्रथा किसने चलाई भाई? महिपति शाह ने चलाई। ठीक है। तो यहाँ पे महिपति शाह और तिरमल चंद की होगी क्या? लड़ाई आपस में। इसमें मृत्यु हो जाती है किसकी? महिपति शाह की। और जैसे ही महिपति शाह की मृत्यु होगी
फिर इसका एक छोटा सा पुत्र है जिसका नाम है पृथ्वीपति सा। क्या नाम है? पृथ्वीपति सा। क्योंकि उम्र में कम है तो इसकी संरक्षणिका का काम करेगी कर्णावती। कर्णावती जो कि किसकी पत्नी है? महीपति सा की पत्नी है। और ये संरक्षिका का काम करेगी पृथ्वीपति सा, क्योंकि भाई ये तो छोटा है। ठीक है, इसी कर्णावती और इन पृथ्वीपति सा के बारे में अगले लेक्चर पढ़ेंगे।